दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त थ्रिलिंग स्टोरी को लेकर आए हैं जिसका नाम है विलंगू। इसकी IMDb रेटिंग ऑलमोस्ट 8 आउट ऑफ 10 है, जिसे आज से तकरीबन 2 साल पहले ZEE5 पर रिलीज किया गया था। ये सीरीज काफी सारे ट्विस्ट से भरी पड़ी है। जैसे जैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे कई राज खुलते जाते हैं और जब आप इसके क्लाइमेक्स को देखेंगे तो आपका मुंह भी खुला का खुला रह जाएगा। अब मैं ज्यादा कुछ बताकर स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो सीरीज की शुरुआत में हम किसी जंगल में एक आदमी को गड्ढा खोदते हुए देखते हैं। शायद वो किसी की लाश को यहाँ दफना रहा होता है। तभी वहाँ से एक पुलिस कांस्टेबल निकलता है तो उसे कुछ आवाजें आती हैं और वो वहाँ रुककर अपनी टॉर्च लाइट से जंगल की तरफ देखता है और पूछता है कि कोई है क्या अंदर, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम एक गांव को देखते हैं जिसका नाम विम्बुर है और इस गांव के पुलिस स्टेशन में एक परिधि नाम का बंदा दिखता है और यही इस कहानी का मेन किरदार है। खैर, परिधि के साथ साथ हमें बाकी पुलिस वालों को भी दिखाया जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस गांव के इंस्पेक्टर की पोती का कोई फंक्शन है तो सारे पुलिस वाले मंदिर जाते हैं और अब वो इंस्पेक्टर परिधि से कहता है कि मैं 2-4 दिन पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता, इसलिए अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर अपने गांव के लिए निकल जाता है। इसके बाद परिधि वापस पुलिस स्टेशन आता है तो वहाँ उसे MLA का एक आदमी मिलता है जो बताता है कि MLA का ब्रदर इन लॉ कहीं गायब है। हालांकि पुलिस वाले उसके भाई को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, जिस पर परिधि उससे कुछ दिन का टाइम मांगता है। अब हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन आता है और बताता है कि कुछ ही दिनों में उसकी बेटी की शादी होने वाली थी तो उसने उसके लिए घर में गहने और पैसे वगैरह इकट्ठा करके रखे थे, लेकिन रिश्तेदारों को इनविटेशन देने के लिए घर के सारे लोग इधर उधर चले गए और उस बीच घर में चोरी हो गई। चोर सब कुछ चुरा कर ले गए। ये सुनकर परिधि अपनी टीम के साथ फौरन उसके घर के लिए निकलता है, जहाँ वो उस बूढ़े आदमी के घर की तलाशी लेता है। यहाँ उसको पता चलता है कि चोर बहुत ही होशियार था, उसने बिना कोई सबूत छोड़े इस चोरी को अंजाम दिया था। इसके बाद परिधि वापस जाते हुए रास्ते में अपने कलीग जिसका नाम करपू है उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब किसने किया होगा। तो करपू उसको कुछ चोरों की गैंग्स के नाम बताता है और साथ ही वो ये भी बताता है कि कौन सी गैंग किस तरह से चोरी करने आती है। जिसके बाद ये बात सामने आती है कि ये चोरी किसी भी गैंग की नहीं है, ये किसी और का ही काम है। अगले सीन में हमें परिधि की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम रेवती है और वो अभी प्रेग्नेंट है। दरअसल इन दोनों की लव मैरिज हुई थी, इसलिए ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। यहाँ रेवती परिधि से बोलती है कि वो उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, बस अपनी जॉब में ही लगा रहता है। दोस्तों, वफादार पत्नी पैसा नहीं सिर्फ समय चाहती है। खैर, यहाँ रेवती का कहना था कि वो प्रेग्नेंट है तो परिधि को उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहिए, लेकिन परिधि अभी भी बस कुछ ही देर के लिए घर पर आया था और फिर वापस पुलिस स्टेशन निकल जाता है। यहाँ आकर उसे DSP बैठा हुआ मिलता है और वो इंस्पेक्टर के बारे में पूछता है, जिस पर परिधि झूठ कहता है कि वो तो किसी अर्जेंट काम से अभी गए हैं। DSP यहाँ अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए आया हुआ था। इस बीच परिधि के पास एक कॉल आता है और उसको पता चलता है कि जंगल में किसी की डेड बॉडी मिली है। परिधि फौरन ये बात कॉल करके इंस्पेक्टर को बताता है, जिस पे इंस्पेक्टर कहता है कि तुम और उत्तमन तुरंत वहाँ जाओ और जैसे ही कोई अपडेट मिले मुझे इन्फॉर्म करो। अब हम देखते हैं कि परिधि और उत्तमन दोनों जंगल पहुँचते हैं और वहाँ डेड बॉडी को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जिस बंदे ने उसको कॉल करके बताया था अब उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब थोड़ा ढूंढने के बाद परिधि को यहाँ एक लाश मिल जाती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। इसके बाद परिधि इंस्पेक्टर को कॉल करता है और बोलता है कि उस आदमी ने सच कहा था, यहाँ सही में एक लाश है। साथ ही वो ये भी बताता है कि लाश का चेहरा पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी ने उसका चेहरा ही कुचल दिया है। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि तुम ये पता लगाओ कि कहीं ये बॉडी MLA के ब्रदर इन लॉ की तो नहीं। अब धीरे धीरे वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और परिधि उस आदमी को भी बुला लेता है जिसका भाई गायब है, लेकिन वो लाश देखकर ये मना कर देता है कि ये उसका भाई नहीं है, क्योंकि उसके भाई की बचपन से ही मिडिल फिंगर नहीं थी, लेकिन उस लाश की सारी फिंगर्स होती हैं। तभी वहाँ DSP भी आ जाता है। अब वापस से परिधि से इंस्पेक्टर के बारे में पूछता है कि इस गाँव में एक लाश मिली है और तुम्हारा इंस्पेक्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसको फोन करके फौरन यहाँ बुलाओ और मुझे रिपोर्ट करने को कहो। इतना कहकर वो DSP वहाँ से चला जाता है। इसके बाद परिधि और उत्तमन जैसे ही लाश के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि लाश का सर गायब है, यानी कि वहाँ जो भीड़ आई थी उन्हीं में से किसी ने लाश का सर चुरा लिया। अब परिधि और उत्तमन फौरन उस रास्ते पर जाते हैं जहाँ से वो लोग जा रहे होते हैं। यहाँ परिधि सभी के बैग की तलाशी लेता है पर उसे लाश का सर नहीं
नहीं मिलता। इसका मतलब ये साफ है कि कातिल ने बड़ी होशियारी से भीड़ का फायदा उठाकर उस लाश का सर काट दिया, क्योंकि सर रहेगा तो उसके पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा हैं। परिधि ये बात फोन करके इंस्पेक्टर को बताता है तो वो उसको बहुत डांटता है कि तुम वहाँ किस लिए गए थे, कातिल आया और सर काट कर ले गया, तुम में से किसी को पता नहीं चला। वो कहता है कि कुछ भी करके उस सर को ढूंढो, तब तक मैं डीएसपी को संभालता हूँ। इसके बाद परिधि और उत्मन मिलकर उस सर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। यहाँ डीएसपी भी परिधि को फोन करता है और उसको डांटने लगता है कि अगर वो सर नहीं मिला तो वो उसको नौकरी से निकाल देगा। देखते ही देखते रात हो जाती है और अब करपू भी कुछ आदमियों को लेकर जंगल में आता है और सब मिलकर लाश के सर को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक परिधि को एक आदमी जंगल से भागता हुआ दिखता है। परिधि उसका पीछा भी करता है, लेकिन वो रोड पार करके दूसरे जंगल में भाग जाता है और परिधि के हाथ से बच निकलता है। उसी समय परिधि को पता चलता है कि उसकी बीवी नीचे गिर गई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये सुनकर परिधि बहुत घबरा जाता है। अब एक तरफ उसकी प्रोफेशनल लाइफ है और दूसरी तरफ पर्सनल, उसको दोनों ही बैलेंस करना होगा। अब हम अगले सीन में परिधि को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर बताता है कि रेवती और उसका बच्चा दोनों बिल्कुल सही हैं और थोड़ी देर के बाद रेवती का ऑपरेशन होगा। अब सुबह होती है और उसी जंगल में डीएसपी और इंस्पेक्टर आते हैं। यहाँ हम इंस्पेक्टर को डीएसपी से कहते हुए देखते हैं कि इसमें परिधि की कोई गलती नहीं है। इस पर डीएसपी कहता है कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, मुझे 1 हफ्ते में वो सर चाहिए, नहीं तो परिधि की जॉब तो गई। ये सुन के इंस्पेक्टर परिधि के पास जाता है और उससे 1 लाख रुपए लेकर मीडिया वालों को दे देता है ताकि वो अपना मुंह बंद रखें और ये न्यूज लीक ना हो। लेकिन ये 1 लाख रुपए परिधि ने अपनी बीवी की डिलीवरी के लिए रखे हुए थे, जो अब खर्च हो चुके हैं। वहीं जंगल में फॉरेंसिक वालों को बुलाया जाता है और वो बताते हैं कि लाश पहले कहीं और दफनाई गई थी, फिर इस लाश को वहाँ से निकाल के कहीं और दफनाया जा रहा था, पर शायद वो कातिल इसे दफना नहीं पाया। अब शायद आपको याद आ रहा होगा कि एपिसोड की स्टार्टिंग में एक कांस्टेबल जंगल के रास्ते से जा रहा था और जैसे ही उसको आवाज आई तो वो टॉर्च जला के जंगल की तरफ देखने लगा। तभी शायद वो किलर लाश को छोड़कर भाग गया होगा। इसके बाद परिधि को वहाँ एक टॉर्च मिलती है जिसे सर पर बांधा जाता है। यहाँ परिधि को फिर से हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसको पता चलता है कि उसको बेटी हुई है। ये सुनकर वो फौरन हॉस्पिटल जाता है और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। फिर परिधि और करपू हॉस्पिटल के बाहर आते हैं, तभी वहाँ पे उत्मन भी आ जाता है। परिधि अब उसे भी टॉर्च दिखाता है। तभी वहाँ किच्छा नाम का बंदा आता है। असल में किच्छा उस पुलिस स्टेशन में चाय का काम करता है। यहाँ किच्छा जैसे ही टॉर्च को देखता है तो वो बोलता है कि ये टॉर्च तो शिकार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, हमारे गांव के पास जो दूसरा गांव है वहाँ इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनकर तीनों के तीनों यानी कि परिधि, उत्मन और करपू बहुत हैरान हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि उस गांव में एक फंक्शन हो रहा है जहां सिक्योरिटी के पर्पस से परिधि के ही पुलिस स्टेशन से ही एक लेडी कांस्टेबल की ड्यूटी लगी होती है। परिधि उस लेडी कांस्टेबल को फोन करके कहता है कि किलर वहीं कहीं का है, इसलिए तुम वहाँ सब पे नजर रखना, हम थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। अब हमें उस गाँव का फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस वालों को देखकर काफी घबराया हुआ सा लग रहा था। असल में ये आदमी वही है जो रात में जंगल से परिधि से बचकर भागा था। आइए अब थोड़ा सा इस गांव के फंक्शन के बारे में भी जान लेते हैं। इस गांव के बहुत सारे देवता होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़े देवता है उनका नाम होता है करपू। अब जब इस गांव में पूजा होती है तो उस वक्त 12 घरों से 12 लोग आते हैं और सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। उनका मानना है कि उन 12 लोगों में 12 देवता आते हैं और फंक्शन में ये लोग कुछ चीजों को इधर उधर छुपा देते हैं और जिस आदमी में करपू देवता आते हैं वो उन छुपी हुई चीजों को ढूंढ लेते हैं और फिर बाकी के गाँव वाले उसी आदमी की पूजा करते हैं और उसी की सारी बात मानते हैं। अब उस गाँव में यही फंक्शन चल रहा होता है जहाँ उस गाँव का सरपंच अपने एक आदमी को आगे करता है ताकि वो आदमी उन छुपी हुई चीजों के बारे में बता दे और सारे गांव वाले उसी की बात मानने लगे। दरअसल सरपंच ने पहले ही उस आदमी को कहां पर क्या छुपा है ये बता दिया था। अब इसी फंक्शन के बीच वो आदमी भी पुलिस से छुपने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इस बंदे को चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद एक आदमी में करपू देवता आते हैं और वो छुपी हुई चीजों के बारे में बताने लगता है कि जैसे कहीं पर फूल छुपे हैं, कहीं पर कुछ और छुपा है। तभी वो सरपंच का बंदा नाटक करने लगता है कि उसकी बॉडी में भी करपू देवता आ गए हैं। वो गांव वालों से कहने लगता है कि मैं जहां खड़ा हूं इसके नीचे कुछ है। उसकी एक्टिंग से गांव वालों को पता चल जाता है कि ये नाटक कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो उस आदमी से कहते हैं कि तुम खुद खोद के देखो कि इसमें क्या है। और जैसे ही वो आदमी वहाँ थोड़ा सा खोदता है
तो वहाँ एक लाश का हाथ निकल आता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले भाग जाते हैं। अब अगर इस लाश का हाथ ध्यान से देखें तो इसकी मिडिल फिंगर नहीं है, मतलब कि ये एमएलए के ब्रदर इन लॉ का है। अब कुछ ही देर में उस मरे हुए बंदे की फैमिली के लोग वहाँ आ जाते हैं। इस बंदे का नाम सिंगटू होता है। फिर पुलिस वाले सिंगटू की फैमिली से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले सिंगटू और उसके अंकल में झगड़ा हो गया था, जहां उसके अंकल ने उसको मारने की धमकी दी थी। तभी वहां डीएसपी आता है और इस केस को परिधि को हैंडल करने के लिए कहता है और जिस लाश का सर गायब है उस केस को इंस्पेक्टर को देता है। डीएसपी उन दोनों को ही इन केसेस को सॉल्व करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि परिधि फिर से अपनी बीवी के पास हॉस्पिटल आता है। यहाँ रेवती उससे गुस्सा होती है कि वो काम में इतना बिजी है कि उसने अपनी बेटी को भी गोद में नहीं लिया। इस पर परिधि उसको समझाने लगता है और उसे मना लेता है और वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है। यहाँ आकर वो गांव के सारे कॉल रिकॉर्ड्स को निकालता है, जहाँ उसे इस बात का पता चलता है कि रात को 9 बजे के बाद उस गांव के लोग ना किसी को फोन करते हैं और ना उनके पास किसी का फोन आता है। लेकिन एक रात 9 बजे के बाद कंटिन्यूअसली किसी को कॉल किया गया है और किसी का कॉल आया भी है। परिधि उस नंबर का पता लगवाता है तो पता चलता है कि ये नंबर उस गांव के एक प्रोफेसर का है। परिधि जल्दी से उस प्रोफेसर के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है, जहां ये बात सामने आती है कि सिंगटू का अंकल और वो प्रोफेसर डेली रात में फोन पे बात करते थे। इसके बाद पुलिस वाले उस प्रोफेसर और सिंगटू के अंकल को पकड़ के थाने में ले आते हैं और उनकी खूब पिटाई करते हैं। लेकिन जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि इन दोनों का इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है। उधर अब एक दूसरे गाँव का एसआई परिधि के पास आता है, क्योंकि उसके गाँव में भी ऐसे ही मिसिंग केसेस आ रहे हैं। वो परिधि को कुछ फोटोज भी दिखाता है और उन्हें डेड बॉडी से मैच करने के लिए कहता है। इसके बाद इंस्पेक्टर और परिधि दोबारा से प्रोफेसर और सिंगटू के अंकल के पास आते हैं तो उनको देखते ही वो दोनों रोने लगते हैं और ये मान लेते हैं कि उन्होंने सिंगटू को मारा है। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि सुबह तो तुम दोनों मना कर रहे थे। इतना कहकर फिर उन दोनों को पीटा जाता है। यहाँ ये दोनों बताते हैं कि इनको उत्मन और किच्छा ने ये कहा होता है कि तुम दोनों पुलिस के आगे अपना जुर्म कबूल कर लो और कोर्ट में जाकर मना कर देना। ये सुन के परिधि को बहुत गुस्सा आता है और वो उत्मन और किच्छा को बुलाकर खूब डांटता है। उसी रात किच्छा परिधि को फोन करके ये बताता है कि उसके घर के साथ वाले घर में कुछ लोग चोरी करने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनकर परिधि फौरन अपनी टीम के साथ निकलता है और उन चोरों को पकड़ लेता है। साथ ही वो किच्छा के पास जाकर उससे सुबह के लिए माफी भी मांगता है, क्योंकि परिधि ने किच्छा को खूब डांटा था। इस पर किच्छा कहता है कि सर, मुझे तो उत्मन सर ने ऐसा करने को कहा था। अब यहाँ परिधि को ये पता चलता है कि किच्छा की एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम रेवती है। परिधि उसको थोड़े पैसे देता है और किच्छा को कल से फिर से काम पर आने के लिए बोलता है। अगले दिन पुलिस वालों को एक नई बात पता चलती है कि काफी टाइम से सिंगटू का फोन मिसिंग था, लेकिन उसमें एक सिम डाली गई और उसमें एक मुर्गा नाम के बंदे को कॉल किया गया। पुलिस वाले फौरन मुर्गा की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं, जहां उन्हें एक पांडे नाम के बंदे की कॉल्स दिखती हैं। वो सभी उसका एड्रेस निकलवाते हैं और उसके घर जाते हैं। पांडे पुलिस वालों को अपने घर देखकर घबरा जाता है। यहाँ पुलिस वाले उसको मुर्गा को कॉल करके उसकी लोकेशन पूछने के लिए कहते हैं। पांडे जब मुर्गा को कॉल करता है तो वो उसको अपनी लोकेशन बताने लगता है। अब पुलिस वाले भी पांडे के साथ मुर्गा की लोकेशन को फॉलो करते रहते हैं और यहाँ ये बात निकल के आती है कि मुर्गा तो किच्छा के घर में ही है। पुलिस उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले आती है। अब उत्मन किच्छा से पूछता है कि ये बंदा तुम्हारे घर में क्या कर रहा था। इस पर किच्छा बोलता है कि सर, वो मेरे जान पहचान का बंदा है, कभी कभी मेरे घर आकर दारू पी लेता है। इसके बाद परिधि मुर्गा से पूछता है कि जिस फोन से तुमने पांडे को फोन किया था वो फोन कहाँ है। इस पर मुर्गा बोलता है कि वो फोन मेरा नहीं है, वो तो किच्छा का है और उसी ने मेरे फोन में वो सिम डाला था। किच्छा बहुत मना करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसकी घर की तलाशी लेने लगती है और फिर जैसा सोचा था वही हुआ। किच्छा के घर में सिंगटू का फोन मिल जाता है। किच्छा और मुर्गा दोनों को थाने में ले जाया जाता है, जहां पुलिस वाले किच्छा के सामने मुर्गा को बहुत मारते पीटते हैं, लेकिन वो लोग किच्छा से कुछ नहीं कहते। उसको 2 दिन तक थाने में ही बंद रखते हैं। अब करपू किच्छा के पास खाना लेकर आता है। अब किच्छा जैसे ही खाना शुरू करता है कि तभी करपू उसको मारने लग जाता है। परिधि भी ये सब देखता है, लेकिन वो करपू को नहीं रोकता। फिर थोड़ी देर बाद वो किच्छा के पास आता है और करपू को रोककर उससे सच पूछने की कोशिश करता है। तब जाकर किच्छा कहता है कि सर, वो मेरा ही फोन है, मैंने वो फोन एक बंदे से खरीदा था। इतना कहकर वो परिधि को एक बार के बाहर ले जाता है
और कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले यही एक आदमी से फोन लिया था। पहले मैंने उसे खूब दारू पिलाई और जिसके बाद मैंने उसका वो फोन खरीद लिया। किच्छा की बात सच है या झूठ, ये पता लगाने के लिए परिधि बार के मालिक के पास आकर उस आदमी के बारे में पूछता है, तो वो भी बताता है कि हाँ सर, कुछ दिन पहले एक बंदा आया तो था, उसने काफी देर तक यहाँ बैठकर दारू पी थी, लेकिन वो कौन था ये हम नहीं जानते। अब परिधि किच्छा से पूछता है कि आखिर तुमने उस आदमी से फोन क्यों खरीदा। इस पर किच्छा कहता है कि असल में मेरी बेटी को फोन चाहिए था और जैसा फोन वो चाहती थी वैसा फोन मैंने उस आदमी के पास देखा, इसलिए मैंने उससे वो फोन खरीद लिया। वहीं हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो परिधि को वहीं कुछ दूरी पर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए कहता है। इसके बाद उत्पन्न फुटेजेस निकलवाता है और वो किच्छा से उस आदमी को पहचानने के लिए बोलता है जिससे उसने फोन खरीदा था, लेकिन किच्छा को उस फुटेज में वो आदमी नहीं दिखता। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पुलिस स्टेशन में उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके घर में चोरी हुई थी। हाल ही में पुलिस वालों ने 4-5 चोर लड़कों को पकड़ा था। परिधि उन सबको जेल से बाहर निकालकर खूब मारता है। तभी उसे एक लड़के पर थोड़ा डाउट होता है। वो उसको और मारने लगता है और कहता है कि जल्दी से सब सच बता दे कि तूने चुराया हुआ माल कहाँ बेच दिया। जिस पर वो लड़का बोलता है कि मैंने वो सारा माल एक सेठ को बेचा था। ये सुनकर परिधि फौरन अपनी टीम के साथ उसी सेठ की दुकान पर जाता है और उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आता है। अब जैसे ही परिधि वापस थाने आता है तो एक कांस्टेबल उसको कुछ मिसिंग लोगों की फोटोज दिखाता है और ये फाइल उनको दूसरे गांव के पुलिस स्टेशन से आई होती है। यहाँ परिधि किच्छा से कहता है कि वो इन सारे फोटोज को नोटिस बोर्ड पे लगा दे। इसी बीच थोड़ी ही देर में सेठ का भाई भी चोरी किया हुआ सारा माल थाने में लेकर आता है। अब यहाँ पर परिधि इन लोगों के बीच कॉम्प्रोमाइज कराता है। असल में जो गहने उस बूढ़े आदमी के यहाँ से चोरी हुए थे वो सेठ के पास नहीं थे। इस पर परिधि कहता है कि वो इस सेठ से 25 तोला गोल्ड उस बूढ़े आदमी को दिलवाएगा ताकि वो अपनी बेटी की शादी आराम से कर सके। साथ ही परिधि ये भी कहता है कि अगर किसी और पुलिस स्टेशन में उसका गोल्ड मिला तो वो उसको रिकवर करके वापस दे देगा। इस डील पर वो बूढ़ा आदमी और उसका वकील मान जाते हैं। यहाँ परिधि उस सेठ के यहाँ से आए हुए गोल्ड को चेक कर ही रहा होता है कि तभी उसमें उसे एक लॉकेट दिखता है। ये लॉकेट परिधि को कहीं देखा देखा सा लगता है और फिर उसे याद आता है कि उसने ये लॉकेट सिंगटू की फोटो में उसको पहने हुए देखा था। इसके बाद परिधि उस सेठ को मारने पीटने लगता है और उससे पूछता है कि ये लॉकेट उसको कहाँ मिला, लेकिन सेठ को कुछ भी याद नहीं होता कि वो उसे किसने दिया। इस तरह परिधि बाकी के चोर लड़कों को भी पीटता है कि किसने वो लॉकेट चुराया था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बताता। अब थोड़ी देर बाद किच्छा वहाँ आता है और सबको चाय देता है। तभी सेठ उसको देखकर कहता है कि अरे तुम कुछ दिन पहले मेरी दुकान पे कुछ बेचने आए थे ना। इस पर किच्छा उसे ये कहकर चुप करा देता है कि क्या सेठ, मार खा खा के तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि परिधि इनकी बातें सुन रहा है। कुछ देर बाद अकेले में परिधि सेठ से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या सच में किच्छा तुम्हारी दुकान पर कुछ बेचने आया था। तो सेठ कहता है कि हाँ सर, मुझे याद है वो एक बार आया था, लेकिन फिर भी परिधि ने सोचा कि किच्छा से कुछ भी पूछने से पहले एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। इसलिए वो सेठ की दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो सच में किच्छा को उसकी दुकान पर आते हुए देखता है। इसके बाद पुलिस वाले किच्छा को जेल में डालकर उसको खूब पीटते हैं। साथ ही किच्छा के बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ बातें पता लगाते हैं, जैसे किच्छा की माँ और भाई भी थे और कुछ साल पहले उसके भाई ने शादी कर ली, लेकिन किसी एक्सीडेंट में उसका भाई मर गया, जिसके बाद किच्छा ने अपने भाई की बीवी से शादी कर ली। अब फिर से परिधि किच्छा के पास आकर उसी चेन के बारे में पूछताछ करता है तो इस बार किच्छा उसको पूरी बात बताने लगता है। वो कहता है कि किच्छा और सिंगटू बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दिन सिंगटू उसके घर के बाहर से जा रहा था तो किच्छा उसको देख लेता है और अपने घर में बुला लेता है। किच्छा अपनी बीवी को बुला के बताता है कि देखो हमारे घर एमएलए साहब के साले साहब आए हैं, जाओ जाके अच्छी सी चाय बना के लाओ। तब किच्छा की बीवी उससे कहती है कि दूध का पैकेट तो खत्म हो गया है। तो किच्छा दूध लेने के लिए घर से बाहर आता है और जैसे ही वो दूध लेकर घर जाता है तो अपनी बीवी और सिंगटू को एक साथ इश्क लड़ाते हुए देख लेता है। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है कि मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, लेकिन तुमने तो मेरी बीवी को ही नहीं छोड़ा। इतने में सिंगटू भी वहाँ से भाग जाता है। अब दोनों की दोस्ती बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक दिन सिंगटू किच्छा को मिलने के लिए बुलाता है और उसको खूब दारू पिलाता है। फिर सिंगटू किच्छा से उसकी वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि तुम्हारी बीवी का फिगर तो बहुत ही अच्छा है और उस दिन तुम बीच में आ गए, मैं तुम्हारी बीवी को ढंग से टच भी नहीं कर पाया। अब ये सब सुनकर किच्छा का खून खौल जाता है और क्योंकि उसने दारू भी पी रखी थी तो वो अपने होश में नहीं था।
इसलिए गुस्से में वो एक पत्थर उठाकर सिंगटू के सर में मार देता है और फिर उसने उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया और वही लाश उस दिन गांव के फंक्शन में मिली थी। ये सब जानने के बाद परिधि किच्छा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाता है जिसमें एक नंबर पर बहुत बातें हुई थी। पुलिस वाले उस बंदे को पकड़ के थाने लेकर आते हैं। यहाँ परिधि उससे पूछता है कि तुम तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और किच्छा तो एक आम आदमी है, तो तुम दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हो और फोन पर तुम लोग क्या बातें करते हो। फिर वो आदमी परिधि को सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। वो कहता है कि उसने एक बार सेल्वी यानी किच्छा की वाइफ को देख लिया था। वो उसकी सुंदरता पर फिदा हो गया था और उसको देखने के बहाने से वो रोज रोज किच्छा के घर के बाहर चक्कर काटने लगा। एक दिन किच्छा ने उसको नोटिस कर लिया क्योंकि किच्छा ने उसको गांव में पहले कभी नहीं देखा था और वो आदमी देखने में पढ़ा लिखा भी लग रहा था। तो किच्छा उसे भी अपने घर पर चाय पिलाने ले जाता है और अंदर जाके अपनी बीवी सेल्वी से कहता है कि हमारे घर मेहमान आए हैं, इनके लिए अच्छी सी चाय बनाकर ले आओ। इस पर सेल्वी कहती है कि दूध खत्म हो गया है और किच्छा पास की शॉप से दूध लेने जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसकी बीवी और वो आदमी एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। ये सब देखकर किच्छा रोने लग जाता है और इस आदमी से भी वो सेम बात ही कहता है कि मैं तो तुम्हें अपने घर का मेहमान बनाकर लाया और तुमने तो मेरी बीवी पे ही बुरी नजर डाली। अब ये आदमी अपनी इज्जत बचाने के डर से किच्छा को कुछ पैसे देता है और वहाँ से भाग जाता है। खैर, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये सब किच्छा और उसकी बीवी सेल्वी की प्लानिंग होती है। ये लोग ऐसे ही लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठा करते थे। अब किच्छा इस आदमी को रोज फोन करके ब्लैकमेल करता था और इससे सोना वगैरह मंगाता था और जिन जिन लोगों को किच्छा और उसकी बीवी ने ठगा था वो सब परिधि को कॉल करके कहने लगे कि सर, हमें हमारा पैसा और सोना वापस दिलवा दीजिए, किच्छा ने हमें भी धोखा दिया है। इसके बाद परिधि ये सारा मैटर इंस्पेक्टर को बताकर उससे 2 दिन का टाइम मांगता है ताकि वो ये पता लगा सके कि किच्छा ने और किस किस को धोखा दिया है और उनसे मिले हुए सोने को कहां कहां बेचा है। इंस्पेक्टर उसको 2 दिन का टाइम दे देता है। इसके बाद परिधि किच्छा के पास जाता है और उससे चाय लाने के लिए कहता है। ये सुनते ही उसकी सारी टीम हैरान हो जाती है क्योंकि किच्छा एक अपराधी है और उसको बाहर भेजना मतलब कि मुसीबत मोल लेना है। यहाँ उत्मन परिधि से पूछता भी है लेकिन परिधि उसको कुछ नहीं बताता। वहीं हम किच्छा को देखते हैं जो परिधि के लिए चाय लेके आता है। यहाँ परिधि थाने में सबसे कह देता है कि किसी को कोई काम हो तो वो सब किच्छा को ही बताए। परिधि की सारी टीम ऐसा ही करती है और वहाँ सब लोग छोटे से छोटा काम भी किच्छा से ही करवाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और किच्छा को ये लगने लगता है कि वो पुलिस स्टेशन के लिए कितना जरूरी है, मतलब उसके बिना कोई काम ढंग से नहीं होगा। तभी एक दिन परिधि किच्छा को एक रूम में लेकर जाता है और उसको FIR की किताब दिखाता है। साथ ही वो उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझाता है। वो कहता है किच्छा, देखो तुम जो भी गुनाह करोगे उसको इस किताब में लिखा जाएगा। अब जैसे अगर तुमने एक मर्डर किया तो उसको अभी एक पेज पे लिखा जाएगा और उसकी सजा 7 साल है। फिर अगर बाद में तुम्हारी किसी और गलती के बारे में पता चलेगा तो उसको अलग से पेज पर लिखा जाएगा, फिर उसकी अलग से 7 साल की सजा मिलेगी। ऐसे करके तुम्हारे साल बढ़ते जाएंगे और अगर तुम एक ही बार में सोचकर अपने सारे गुनाह बता दोगे तो मैं उन्हें एक ही पेज पर लिख दूंगा जिससे तुम्हें सारे गुनाहों की सजा एक ही बार में मिल जाए। तुम आराम से सोच लो और फिर मुझे बता देना। इतना कहकर परिधि वहाँ से चला जाता है। वहीं किच्छा रात भर सोचता रहता है। कुछ समय बाद परिधि फिर से किच्छा को बुलाता है। तब किच्छा उसको बताता है कि उससे एक और गुनाह हुआ है। मेरा और मुर्गेशन की बीवी का चक्कर चल रहा था। तो इस पर परिधि कहता है, मुर्गेशन, वो सुसाइड केस वाला? तो किच्छा कहता है कि हाँ सर, वही। इस पर परिधि कहता है कि तो क्या हुआ, उसका पति तो मर चुका है और तुम्हारी बीवी पहले ही भाग चुकी है। अब किच्छा उसको पूरी कहानी बताता है कि एक बार किच्छा और उसकी बीवी एक साथ थे तो मुर्गेशन उन्हें देख लेता है। किच्छा उसके पैर पकड़कर माफी मांगता है। तभी मुर्गेशन की वाइफ किच्छा को इशारा करती है कि वो उसके पति को कुएं में फेंक दे और किच्छा मुर्गेशन के पैर पकड़ के उसको कुएं में धकेल देता है। परिधि ये सब सुनकर किच्छा से कहता है कि ठीक है, मैं अब एक ही पेज पर 2 मर्डर्स लिख दूंगा, तुम्हें एक ही सजा होगी। ये कहकर परिधि पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और फौरन इंस्पेक्टर को कॉल करके ये सब बताता है कि किच्छा अब तक 2 खून कर चुका है। वहीं हम इंस्पेक्टर को अगले दिन थाने में देखते हैं जहां परिधि उसको बताता है कि मैं उसको एक अपराधी की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा हूं ताकि वो अपने सारे गुनाह खुद कबूल कर ले। तभी वहां कुछ देर बाद हम DSP को भी देखते हैं। वो किच्छा को ऐसे खुला घूमते देख बहुत गुस्सा होता है कि इन लोगों ने एक अपराधी को ऐसे ही खुला छोड़ रखा है
यहाँ डीएसपी परिधि और इंस्पेक्टर को ये वार्निंग देता है कि तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, जब तक तुम जो करना चाहते हो कर लो, उसके बाद इस किच्छा को रिमांड के लिए भेज देना। तभी हम किच्छा को देखते हैं जो धीरे से परिधि को कुछ बताने के लिए एक रूम में बुलाता है और परिधि से कहता है कि सर, मैंने आपको 2 मर्डर्स बताए थे ना, लेकिन अब आप 3 लिख लो। परिधि उस तीसरे आदमी के बारे में पूछता है तो किच्छा कहता है कि वो शिवशंकर है, उसकी फोटो नोटिस बोर्ड पर भी लगी हुई है। परिधि बाहर आता है और इंस्पेक्टर को फोन करके ये सब बताता है। इसके थोड़ी ही देर में किच्छा फिर से परिधि को रूम में बुलाता है और कहता है कि 3 नहीं सर, आप 4 मर्डर्स लिख लो। इस पर परिधि हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो मर्डर की गिनती बढ़ाते जा रहे हो, तुम्हारे पास इन सब के सबूत भी हैं या नहीं? इस पर किच्छा कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैंने उन्हें क्यों मारा और कहाँ पे गाड़ दिया। परिधि उससे कहता है कि तुम पहले अच्छी तरह से सोच लो कि तुमने 3 लोगों को मारा है या 4। यहाँ किच्छा कहता है कि ठीक है सर, मैं अब बिल्कुल सही सही बता रहा हूँ कि मैंने 3-4 नहीं बल्कि पूरे 8 लोगों को मारा है। और किच्छा उन सभी के नाम भी परिधि को बताता है। ये सब सुनकर परिधि का दिमाग ही घूम जाता है और वो जब बाहर आकर नोटिस बोर्ड पे चेक करता है तो उसको पता चलता है कि नोटिस बोर्ड पर जितने भी लोगों का नाम लिखा था, यानी कि जो अपने घर से लापता थे, उन सभी को किच्छा ने ही मारा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ मंदिर में एक प्रोग्राम होता है और किच्छा प्रोग्राम में जाने के लिए थाने से बाहर आता है। आज वो बड़ा ही खुश लग रहा था। किच्छा आगे आगे चल रहा था और सारे पुलिस वाले उसको फॉलो कर रहे थे। सभी लोग मंदिर पहुंच जाते हैं और पूजा के बाद वहां खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद पुलिस वाले थोड़ा खाना अपने अपने घर ले जाने के लिए पैक करा लेते हैं। इसके बाद उत्मन खाना पैक करता है और किच्छा को देते हुए बोलता है कि ये खाना परिधि के घर में दे आओ। वहीं जब परिधि को इस बात का पता चलता है कि उत्मन ने किच्छा को परिधि के घर भेजा है तो वो उत्मन पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम उसे मेरे घर कैसे भेज सकते हो? उस आदमी ने 8 मर्डर्स किए हैं और घर पर सिर्फ मेरी बीवी और बच्ची है, पता नहीं वो क्या करेगा। ये कहते हुए परिधि गन लेकर किच्छा का पीछा करते हुए अपने घर तक आ जाता है। वहीं किच्छा परिधि के घर में घुसता है और देखता है कि परिधि की बीवी और बच्ची सो रहे हैं। वो उन्हें कुछ नहीं करता, बल्कि वो परिधि की वाइफ को ब्लैंकेट उड़ाकर वापस आ जाता है। परिधि ये सब विंडो में से देख रहा होता है और तब कहीं जाकर उसे सुकून मिलता है। अब जब परिधि किच्छा के साथ वापस थाने जाता है तो वहाँ उसे उसके सीनियर ऑफिसर मिलते हैं, जो किच्छा को ऐसे बाहर घूमता देखकर सब पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम एक किलर को बाहर कैसे घूमने दे सकते हो। ऐसा कहकर वो ऑफिसर किच्छा को मारने लगता है। तभी परिधि ऑफिसर को पीछे हटा देता है, जिस पर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है और वो परिधि को सस्पेंड भी कर देता है। बाकी के पुलिस वाले किच्छा को वापस जेल में डालकर उसको मारने पीटने लगते हैं। अब इतना पीटने के बाद किच्छा सीनियर ऑफिसर से कहता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा, बल्कि पुलिस वाले जानबूझकर उससे ये सब बुलवा रहे हैं। सारे पुलिस वाले मुझे फंसाना चाहते हैं, ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। ये सब सुनकर ऑफिसर डीएसपी को डांटता है कि तुम लोग इस बेकसूर को क्यों फंसाना चाह रहे हो? जल्दी से इसको छोड़ो और जो असली मुजरिम है उसको पकड़ो। अगले सीन में हम परिधि को एक मंदिर में बैठा हुआ देखते हैं कि तभी उसके पास हेड कांस्टेबल आता है और वो उसे पुलिस स्टेशन में जो कुछ हुआ वो सब बताता है। ये सब सुनकर परिधि सोचता है कि जिस आदमी का सर कटा हुआ था उसको भी किच्छा ने ही मारा होगा और उसकी लाश का सर भी किच्छा के ही पास होगा। उधर हम जेल में किच्छा को देखते हैं, जो इतनी मार खाने के बाद भी बार बार यही बोलता रहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। यहाँ अब इंस्पेक्टर और डीएसपी सोचते हैं कि हम भी किच्छा को परिधि की तरह ही ट्रीट करते हैं, शायद तब वो कुछ सच बता दे। इतना कहकर वो दोनों किच्छा को जेल से बाहर निकालते हैं और उसको चाय लाने के लिए कहते हैं, पर इस बार किच्छा चाय लेने की जगह भागने लगता है, लेकिन वो पुलिस वालों से नहीं बच पाता। पुलिस वाले उसको वापस जेल में डालकर मारने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किच्छा सच नहीं बताता। फाइनली डीएसपी डिसाइड करता है कि किच्छा को परिधि ही अच्छे से हैंडल कर सकता है, इसलिए वो परिधि को थाने बुलवा लेता है। लेकिन जब परिधि किच्छा को इतनी बुरी हालत में देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो फौरन किच्छा के हाथ पैर खुलवाकर उसको लुंगी और शर्ट पहनाता है और फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवाता है, क्योंकि उसके शरीर पर काफी घाव हो चुके थे। इसके बाद परिधि उसको एक अच्छे से होटल में खाना खिलाकर लाता है और फिर उसको उसके घर लेकर जाता है और कहता है कि तुम अपने घर जाकर अपनी बेटी से भी मिलाओ।
परिधि उससे कहता है कि तुम अंदर जाओ और मैं तुम्हारे पास वाली गली में इंतजार करूंगा। इतना कहकर परिधि वहाँ से चला जाता है और छुपकर किच्छा को देखने लगता है। असल में वो ये देखना चाहता था कि क्या किच्छा उसका वेट करेगा या फिर मौका देखकर भाग जाएगा। वहीं किच्छा अपने घर जाकर अपनी माँ और बेटी से मिलकर बाहर आकर परिधि का वेट करता है। ये देखकर परिधि भी किच्छा के पास आता है और फिर वो किच्छा को लेकर एक पेड़ की छांव में बैठता है, जहाँ वो किच्छा से अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर करता है। वो उसको अपने पेरेंट्स, बीवी और बेटी के बारे में सब कुछ बताता है। परिधि उसे बताता है कि ये जॉब उसके लिए कितनी जरूरी है। परिधि बोलता है कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनूं और मेहनत करके मैं बना भी, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैं सस्पेंड हो गया। अब किच्छा भी उसको अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि मुझे इस गांव के लोगों ने बहुत बेवकूफ बनाया है, मुझसे काम कराते रहे जबकि मुझे पगार हमेशा कम देते थे। सब लोग मुझे निकम्मा समझते हैं। मेरे खुद के घर वालों ने भी पहले मेरे छोटे भाई की शादी कराई क्योंकि वो अच्छा कमा खा रहा था। मुझे तो कोई अपनी बेटी देने को भी तैयार नहीं था। फिर कुछ टाइम बाद मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसकी बीवी हमारे ही साथ रहने लगी क्योंकि वो अपने घर नहीं जाना चाहती थी। कुछ समय बाद फिर मैंने सेल्वी से शादी कर ली। हम लोग खुशी से रहने लगे और हमारी एक बेटी हुई रेवती। लेकिन एक दिन मैंने सेल्वी के पास एक महंगा फोन देखा। जब मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ से आया तो वो रोने लगी और बोली कि मैंने लोगों को धोखा देकर इस फोन को लिया है क्योंकि तुम्हारी कमाई से गुजारा नहीं हो पा रहा और अगर मैं काम करने बाहर गई तो सब मुझ पर बुरी नजर डालेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं लोगों को धोखा देकर पैसे कमाऊंगी। ये सुनकर किच्छा को भी ये आइडिया अच्छा लगता है और फिर ये दोनों मिलकर लोगों को धोखा देने लगते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा है। अब एक दिन किच्छा को पता लगा कि उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई तो वो बहुत टेंशन में आ गया कि अब तक तो जैसे तैसे वो खर्चा चला रहा था, लेकिन अब अपनी बेटी को कैसे पालेगा। यही किच्छा के दिमाग में एक और तरकीब आई और वो पास के गांव में जाकर वहां के लोगों से कहता कि हमारे गांव में एक गुप्त खजाना छुपा है और मैं जानता हूं कि उस खजाने को बाहर कैसे निकालना है। ये सब कहानियां सुनाकर किच्छा उनकी आंख पर पट्टी बांधकर उनसे झूठी पूजा करवाता और जब उन लोगों की आंख पर पट्टी बंधी होती तो उन लोगों के सर पर पत्थर मार के उन्हें मार देता और उनके पास जो भी सोना या पैसा होता वो चुरा लेता था। किच्छा सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाता था जो पैसे वाले होते थे। तभी हम देखते हैं कि परिधि का सीनियर उसको फोन करके डांटता है कि हमारे मना करने पर भी तुम इस किलर को बाहर लेकर चले गए। इसके बाद परिधि किच्छा को लेकर वापस थाने आता है और वो इंस्पेक्टर को बताता है कि किच्छा ने कुछ लोकेशंस बताई हैं जहां उसने लाशों को गाड़ा था, लेकिन अभी तक उस सर के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारे पास आज का टाइम है, तुम्हें किच्छा से जो भी उगलवाना है जल्दी उगलवाओ। फिर किच्छा परिधि और बाकी पुलिस वालों को उन जगहों पर लेकर जाता है जहां किच्छा ने उन लाशों को दफनाया था। यहाँ किच्छा अपने सारे मर्डर्स के बारे में बता चुका होता है, लेकिन परिधि यही सोच रहा था कि किच्छा ने उस सर के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि जब उस लाश का सर मिलेगा तभी परिधि वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर पाएगा। इसके बाद किच्छा एक पेपर पर साइन करता है और अपने सारे गुनाह कबूल करता है। 2-3 दिन बाद किच्छा की कोर्ट में पेशी थी, जब तक के लिए किच्छा को दूसरी जेल में भेज दिया जाता है। यहाँ किच्छा एक दूसरे कैदी को अपने सारे गुनाह बताने लगता है, जिस पर वो कैदी किच्छा से कहता है कि उस पुलिस वाले ने तुम्हें पागल बना दिया, उसने तुमसे दोस्ती का नाटक किया ताकि तुम सब कुछ सच बता दो। कितने बड़े पागल हो तुम। जिस पर किच्छा मुस्कुराते हुए कहता है कि पागल मैं नहीं बना, बल्कि मैंने पुलिस वालों को पागल बना दिया। ये कहकर किच्छा अब पूरी बात बताता है। असल में किच्छा उस पुलिस स्टेशन में पिछले 3 साल से काम कर रहा था, तो वो कानून के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। अब जब वो 8 मर्डर कर चुका था तो वो जानता था कि जब तक डेड बॉडी का सर नहीं मिलेगा पुलिस किलर का कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए किच्छा ने सोचा कि उसने जितने भी लोगों को मारा है और जहाँ भी उनकी लाशें छुपाई हैं, वो एक ना एक दिन जरूर पकड़ी जाएंगी। इसलिए वो सोचता है कि वो उनमें से किसी भी एक बॉडी का सर अलग कर देगा। यही सोचकर वो एक रात जंगल में जाकर अपनी दफनाई हुई लाश को निकालता है और उसका सर काटने लगता है कि तभी वहाँ एक कांस्टेबल आ जाता है, जिसको देखकर किच्छा वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अगली सुबह लोगों को उस लाश के बारे में पता चल जाता है और वहाँ भीड़ लग जाती है। लेकिन जब लाश के पास कोई नहीं होता तो किच्छा उसका सर काटकर एक बैग में भर के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसके पीछे एक कुत्ता लग जाता है, तो डर के चक्कर में किच्छा उस सर को दूसरे जंगल में फेंक देता है। अब किच्छा इस फिराक में होता है कि उसको मौका मिले और वो उस सर को उस जंगल में से उठा ले। इसी बीच परिधि को वो टॉर्च मिलती है, तो पुलिस वालों को पागल बनाने के लिए किच्छा कह देता है कि ये पास के गांव वालों की है। लेकिन यहाँ ये गड़बड़ हो जाती है कि उन्हें बगल वाले गांव में सिंगटू की लाश मिल जाती है,
जिसके चक्कर में सिंगटू का अंकल और प्रोफेसर फंस जाते हैं। यहाँ किच्छा उनसे बोलता है कि तुम अभी अपना जुर्म कबूल कर लो और जब कोर्ट में जाओ तो मना कर देना। वो ऐसा इसलिए बोलता है ताकि ये दोनों फंस जाएं। लेकिन जब परिधि को ये पता चलता है कि किच्छा ने उन दोनों को ऐसा करने के लिए कहा है तो वो किच्छा को थाने से बाहर निकाल देता है। अब किच्छा सोच ही रहा था कि वो परिधि का भरोसा कैसे जीते कि तभी उसको कुछ चोर चोरी का प्लान बनाते हुए मिल जाते हैं और वो फौरन ये सब परिधि को फोन पे बता देता है। लेकिन जब पुलिस वाले किच्छा के घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ सिंगटू का फोन मिल जाता है। तब किच्छा उन्हें एक और झूठी कहानी सुनाता है कि उसने वो फोन एक बंदे से खरीदा था जो बार के बाहर बैठकर दारू पी रहा था, जबकि पुलिस वालों को वो बंदा इसलिए नहीं मिला क्योंकि किच्छा उसको पहले ही मार चुका था। किच्छा ने जिस आदमी का सर काटा था वो वही आदमी था। इसके बाद किच्छा जब फंसा तब पुलिस स्टेशन में कुछ चोर पकड़े गए। उन्होंने सेठ का नाम लिया और सेठ के जरिए पुलिस किच्छा तक पहुंच गई। और जब पुलिस वाले किच्छा को पकड़कर मारते पीटते हैं तो किच्छा उनसे बचने के लिए उन्हें सिंगटू की झूठी कहानी सुनाता है कि वो मेरे घर आया और मेरी बीबी के साथ गलत काम किया, और साथ ही वो ये भी बताता है कि उसने गुस्से में आकर सिंगटू को मार दिया ताकि पहले उसका जुर्म पकड़ा जाए। अब किच्छा FIR के बारे में भी सब जानता था, लेकिन यहाँ किच्छा सोचता है कि अगर वो जेल चला गया तो उसकी बेटी का क्या होगा, वो कैसे रहेगी। ये सोचकर किच्छा पहले परिधि का भरोसा हासिल करता है और फिर उसके सामने अपने सारे गुनाह कबूल करता है। इस तरह वो परिधि का भरोसा जीतता है ताकि उसके पीछे परिधि उसकी बेटी का ख्याल रखे। वहीं अगली सुबह परिधि और 2 पुलिस वाले आकर किच्छा को कोर्ट ले जाने लगते हैं। तभी किच्छा बीच में गाड़ी रुकवाता है और परिधि से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ किच्छा परिधि को कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद परिधि जंगल की तरफ भागता है और उसे वहाँ वो कटा हुआ सर मिल जाता है। दरअसल किच्छा यहाँ परिधि से ये वादा लेता है कि उसके जेल जाने के बाद वो उसकी बेटी का ख्याल रखेगा। इसके बाद हमें कहानी में 6 महीने बाद का सीन देखने को मिलता है, जहां पुलिस डिपार्टमेंट इस केस को सॉल्व करने के लिए परिधि और 2 पुलिस वालों को छोटा सा तोहफा देती है और परिधि को 2000 रुपए देती है। अब इतनी भारी रकम देखकर परिधि बहुत खुश हो जाता है। खैर, परिधि इन पैसों से रेवती यानी किच्छा की बेटी के लिए केक लेता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। वो रेवती को अच्छे से स्कूल में पढ़ाता है और उसका अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखता है। और इसी के साथ ये शानदार सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।